चैप्टर है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स और फेडरल बुक के ये एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डैश एज द रिएक्शन प्रोसीड। जैसे जैसे रिएक्शन होता है जो रिएक्शन का रेट है, जो उसकी स्पीड है, वो कम होती जाती है, ठीक है, डिक्रीजेस। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है? कंसंट्रेशन के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये होती है रेट, इक्वल होता है रिएक्टेंट अपॉन टाइम के, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के बेसिकली, ठीक है। अब वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हो सकती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी हो सकती है, लेकिन रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आप रिमूव करता है, के आता है यानी कि कांस्टेंट, और फिर ये इक्वेशन को आप रेट इक्वेशन कहते हैं, ऐसा ही होता है, राइट। सो इससे मुझे एक बात समझ आती है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। और एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट बनता जा रहा है, अपियर होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अब क्योंकि ये रिएक्शन के साथ साथ हर लम्हे एक रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, जो रेट है उसका, वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी तो डिक्रीज होती जा रही है, कि रिएक्टेंट कहाँ जा रहा है, फिर भाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल, मेक सेंस, ओके। नंबर 2 वी हैव द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज रेट कांस्टेंट? ये जो अभी हमने के पढ़ा था, यहाँ पे जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूँगी सो द के वुड कम, इसी को आप रेट कांस्टेंट कहते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट कंफ्यूज इट बिटवीन के सी, दैट्स अनदर थिंग, दैट्स कम्प्लीटली अनदर थिंग। कैसे? के सी जो है वो आप इक्विलिब्रियम पर पढ़ते हो, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या है? के है। वो कहता है कि भाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के सी का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, जनरली कोई यूनिट नहीं होता के सी का, जनरली कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे डिटेल में चली जाऊँगी यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, सो लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। के पे वापस आता है, रेट कांस्टेंट पे। वो कहता है बताइए यूनिट क्या होगा रेट कांस्टेंट का? सो लाइक दैट। वो कहते हैं द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन दिस इज द सेम होगा, is the same as that of the rate of reaction in dash order reaction। मतलब कि जो k का यूनिट है वो बराबर है रेट के यूनिट से। बताइए कौन से ऑर्डर में ऐसा होगा? सो देखो, रेट का यूनिट क्या होता है? हाउ डू यू फाइंड दैट? रेट इक्वल है किसके? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो रेट का यूनिट क्या आ गया? मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकेंड। ये होता है रेट का यूनिट, ठीक है। अब कौन से ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट जो के है उसका यूनिट भी सेम यही होगा? कौन से ऑर्डर पे? सो भाई ऐसा होता है कब? ऐसा होता है आपके पास ज़ीरो ऑर्डर पे, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर पे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आई कैन प्रूव दिस टू यू। एक मिनट, हैव सम पेशेंस। के का यूनिट फाइंड करने के लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल फन। आपने क्या करना है? डेसीमीटर क्यूब, मोल एंड देन सेकेंड, ठीक है। पहले n माइनस वन, उसके बाद 1 माइनस n, और ये हमेशा -1 ही रहेगा, सेकेंड पे हमेशा -1 रहेगा, ठीक है। n क्या है? वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब आ गया तो ज़ीरो ऑर्डर मेरा रिएक्शन का, मैंने कहा है ना अभी कि ज़ीरो पे यही ये के का यूनिट ये होगा, मैं अभी उसको चीज़ को प्रूव कर रही हूँ। तो 0 माइनस 1 क्या हुआ? -1 हो गया, ठीक है। मोल पे आ जाता है, यहाँ पे मैंने क्या रखा? 1 माइनस ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो क्या हुआ? 1 हो गया। और सेकेंड तो हमारे पास है ही वैसा -1 वाला। अब अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से लिखूँ तो मोल आ गया, डेसीमीटर क्यूब पे माइनस की साइन है, मतलब ये कहाँ गया? डिनोमिनेटर में चला गया।
और ये सेकंड नीचे आ गया। सो के का यूनिट क्या बना, सेम वही यूनिट बना जो रेट का था। तो रेट कांस्टेंट मतलब के और रेट का यूनिट सेम होता है जीरो ऑर्डर पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या होगा। सो रेट लॉ इक्वल होता है, रेट इक्वल होता है किसके, के। सो पहले आप के लिखोगे एंड देन यहाँ पे आती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ए हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, और बी हमारे पास रिएक्टेंट है। इनकी पावर में ऑर्डर जाता है रिएक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ए का जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो मेरे पास ए का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2। बी के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ पे अंडर 1 चला गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सही इक्वेशन हो जाएगी, इस रेट इक्वेशन हो जाएगी इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। जनरली एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो कोफिशिएंट है वो ऑर्डर बनेगा रिएक्शन का, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो इसने स्लो लिखा है, स्लो का मतलब एक कॉम्प्लेक्स, जाहिर है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हों, से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। उसमें से सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन जो होता है ना, स्लो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लोएस्ट रिएक्शन जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि उस स्लो स्टेप का जो रेट होगा वो पूरे रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट होगा। सो इस वजह से उसमें जितने भी आपके पास आयंस होंगे, मोल्स होंगे, वहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा ना वो पावर बन सकता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बन सकता है, ओके। सो होपफुली ये जो आखिर वाला भी जो मैंने जस्ट अभी एक पॉइंट रखा है वो समझ आया हो। नहीं आया तो ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा। बट एक चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोफिशिएंट्स ऑर्डर बनाएंगे मतलब पावर में जाएंगे। ओके, विद दैट लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में वो कहता है फॉर द रिएक्शन, ये आपके पास एक और रिएक्शन है, ए प्लस बी सी डी बना रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ। तो रेट लॉ की जो एक्सप्रेशन है वो ये बनी है, ठीक है। अब इसके पीछे अब आप सोच रहे होगे कि बी कहाँ है। सो वो कहता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन बी इज, ओके। ये रिएक्शन की जो रेट इक्वेशन है वो ये है। यहाँ पे कहीं पे मैम हमें बी तो नज़र ही नहीं आ रहा, बी नज़र नहीं आ रहा तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। जब भी आपके पास एक रिएक्टेंट रेट लॉ में नहीं होता, इसका मतलब ये है जो रेट है ना वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ पे जो बी है वो लिखा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसकी रिएक्टेंट रेट को डिटरमाइन नहीं कर रही, इसीलिए रेट लॉ में उसका जिक्र नहीं हुआ हुआ। तो वो कहते हैं ऑर्डर क्या होगा बी का। अरे भाई जब बी पे डिपेंड ही नहीं कर रही रेट तो उसका ऑर्डर क्या ही होगा, ज़ीरो ही होगा, ठीक है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, देखो अगर मैं इसका ज़ीरो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होता है, पावर होती है कंसंट्रेशन की। सो ये ज़ीरो, मैंने बोला बी का ऑर्डर क्या है, ज़ीरो है, सो आई पुट ज़ीरो इन द पावर ऑफ बी, हियर वी गो। किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो जाए दैट बिकम्स 1, सो इट बिकम्स 1, 1 लिखा जाए ना लिखा जाए डजंट मैटर। सो thus this is the rate law indeed, okay। Let's move to the next question. We have question 5 here. वो कहता है the activation energy for a reaction can be, एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो सकती है। एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर डिक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा जी, देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना एक रिएक्शन की, अगर आपको उसको आप ऐसा बढ़ा नहीं सकते,
उसको आप कम ज़रूर कर सकते हैं एक ही तरीके से, बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और आपका रेट बढ़ जाता है। सो एक्टिवेशन एनर्जी का डायरेक्टली टेम्परेचर से कोई यहाँ पे ताल्लुक ऐसा नहीं है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर से या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से चेंज नहीं होती, सिर्फ कैटलिस्ट से होती है, वो भी कैटलिस्ट से सिर्फ कम होती है। ओके, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन है, ये है जी रिएक्शन। ठीक है, इसका रेट लॉ क्या है, रेट लॉ है ये लिखा हुआ यहाँ पर, वो कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड व्हेन, इस रिएक्शन का रेट डबल कब होगा। देखो रेट, अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए रेट डिपेंड किस पे करता है। रेट डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करता है। रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, जो H2O है, मेरे पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक ये RX कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, और एक H2O। रेट लॉ में H2O तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब सेम वही ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन किया था, ये वही सेम बात आ गई कि H2O की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा। सो इस वजह से ऑप्शन ए जो है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H2O अगर आप डबल करोगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेट लॉ में H2O लिखा हुआ ही नहीं है, विच मीन्स रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, देन कम्स ऑप्शन बी, कंसंट्रेशन ऑफ RX को अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो रेट बढ़ जाएगा। भाई रेट बढ़ाना है तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कम क्यों करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जाहिर है, तो रेट डबल करना है तो आप RX है भी इक्वेशन में, उसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे। ठीक है, सी जो है वो बड़े अच्छे से हमने ये यहाँ पे सिंपल तरीके से निकाल लेना है, सी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एक रिएक्शन है उसके अंदर आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया है, तो वो रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि डिपेंड नहीं करेगा किस चीज़ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे, कि सबस्ट्रेट कितना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे, एंजाइम पे, या टेम्परेचर पे। देखो जो रेट है ना, वो सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, नो डाउट। रेट जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा। ठीक है, सो इन पे तो डिपेंड करता है। रही बात एंजाइम की और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, सो यहाँ पे ये दोनों जो आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट शुड बी कंसिडर्ड। देखो एक रिएक्शन में आप अगर, एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, सो एक रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो उसका रेट बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, तो जाहिर है रेट डिपेंड करता है एंजाइम पे, लेकिन रेट जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो रेट है ना, ये था भी किसका, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। सो एक एंजाइम की एक्टिविटी पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया कि रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नो आई गेस अभी 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास इंक्लूडिंग दिस वन। If a reaction proceeds in such a way that order of reaction is independent of the reactant's concentration, अगर एक रिएक्शन है उसका ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, तो बताइए वो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। दैट्स व्हाट वी सेड हियर। यहाँ पे हमने सेम चीज़ की थी, तो इसी वजह से आपके पास, मेरे पास ये रेट लॉ है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो रेट है ना वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो इसको हम हटा देते हैं। इस वजह से ज़ीरो ऑर्डर के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, लिख लो।
ज़ीरो ऑर्डर पे पहली बात रेट डिपेंड नहीं करता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ तो पीछे सेकंड पॉइंट जहाँ पे आता है कि रेट जो है उसका यूनिट और के का यूनिट इक्वल हो जाता है, ठीक है। या थर्ड आपको ये डायरेक्टली पूछेगा कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, यानी कि व्हाट्स द ऑर्डर व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। सो वो होगा ज़ीरो ऑर्डर। ओके, दोनों का यूनिट भी सेम हो जाएगा ज़ीरो ऑर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शंस विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजुअली, एक ऐसा रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो रिएक्शंस यूजुअली क्या होते हैं, स्लो होता है, ठीक है। और एक्सो वर्सेस एंडो के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, एंडो की होती है, ठीक है। एक्सो की होती है लेकिन सिर्फ जब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिवर्स हो रहा हो उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपसे जनरली पूछे कि एंडो वर्सेस एक्सो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा किस में होगी, तो एंडो में होती है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ए और बी इस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। सो अगर इस रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट डाल दें तो वो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, बट कौन से वाले रिएक्शन की, फॉरवर्ड की, बैकवर्ड की, दोनों की, किसकी। सो देखो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इस वजह से रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। कैटलिस्ट जो है वो एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देता है दोनों डायरेक्शंस में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे दोनों। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो इक्विलिब्रियम का। क्या ये क्वेश्चन बता रहे हैं एमसीक्यूज, क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है कैटलिस्ट से, तो आंसर है नहीं। कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम को। क्या केसी का यूनिट कैटलिस्ट से अफेक्ट होता है, डिपेंड करता है उस पर, नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या के का यूनिट यानी कि रेट कांस्टेंट का यूनिट कैटलिस्ट अफेक्ट करता है, सो नहीं। क्या रेट अफेक्ट होता है, तो यस, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।